में इमदाद सुब्रो आम इंतखाबात में -2 होगा या -1 ही रहेगा, यानी नवाज़ शरीफ साहब को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलेगी या नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब की सफ़ में जाकर खड़े होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाला है। कहाँ से जवाब आएगा, इस पर बात करेंगे। और आसिफ जरदारी साहब ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा लिया है। राज है मौलाना फजलुर रहमान साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ यारी का। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों जुड़े हुए हैं, किस आस किस उम्मीद पर नवाज़ शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके कि मौलाना साहब को कई गिले शिकवे हैं। और फिर मामला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो आज से लाहौर में होंगे और लाहौर में पहली बार इलेक्शन मुहिम चलाएंगे और वो भी अपने हलके में, जिसका सर्वे आ चुका हुआ है। उस हलके का सर्वे बड़ा दिलचस्प है। और बिलावल भुट्टो के आने से पहले जो उनके मुतल्लिक तकरीरें हुई और फिर उन तकरीरों के ऊपर जो जवाब आए, जिस तरह सीख पा हुए जाले, इन मामलात पर बात करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड का भी एक मामला है। अब ये मामला इंटरनेशनल होने जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान में लोग शिकवे शिकायत कर रहे थे, मगर अब जिस तरह इस मामले को उठाया जा रहा है, ये मामला आलमी सतह पर भी जा सकता है। उठाने वाले इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं है, कोई और है। तो इन मामलों पर बात करते हैं। पहले मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो ने आज लाहौर पहुँचेंगे और शेड्यूल के मुताबिक 3 रोज़ उनका क़याम है। कल उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस में बुला रखा है, जिसमें वो मंशूर का बाज़ाब्ता इजरा किया जाएगा। मंशूर के 10 नुकात तो बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर को जलसे में उसका ऐलान कर लिया था, लेकिन अब बाज़ाब्ता बुकलेट जो है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा भी होगी, तो वो बिलावल भुट्टो उसको फाइनल टचेस देकर और फिर लाहौर से ही जो है वो उसकी मंजूरी हो जाएगी। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाएंगे N127 में, कहीं मीडिया टॉक करेंगे, कहीं कारकुनों से खिताब करेंगे, कहीं मेल मुलाकातें होंगी। तो ज़्यादा टाइम अब इलेक्शन तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पंजाब को और ख़ास तौर पर अपने हलके को और खैबर पख्तूनख्वा को देंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में इंतखाब लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है ये सबके लिए अचंभे की बात है। और वैसे भी जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हाल है, और फिर जो नस्ल इस वक्त है जो पाकिस्तान के माजी से वाकिफ़ नहीं है, जिनको पता नहीं है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर सबसे बड़ा किला किसका था। बाकी तो बाद में आए ना, तो पीपल्स पार्टी थी जो लाहौर में बुनियाद पीपल्स पार्टी की लाहौर में ही डली, और फिर पीपल्स पार्टी ने लाहौर से क्लीन स्वीप किया, एक बार नहीं बार बार किया। और इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब 88 का इलेक्शन लड़ा था, तब भी लाहौर पीपल्स पार्टी का मजबूत मरकज़ था। तो लाहौर में इलेक्शन बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं। तो एक तकरीर तो परसों हुई है, वो थी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे और फिर अता तारड़ साहब थे, उन्होंने खिताब किया था। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तकरीर तो एक था कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडर बना दिया 15 साल में, तो क्या वो पंजाब में क्या आकर लोगों से क्या क्या कर वोट मांगेंगे। लेकिन अता तारड़ साहब की तकरीर में 2 चीज़ें थी जिस पर जियालों को बड़ा गुस्सा आया। एक चीज़ ये थी कि अता तारड़ ने कहा कि जी इनकी हिम्मत कैसे हुई है कि वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं। अब हो सकता है अता तारड़ का मतलब ये था कि जिनकी कारकर्दगी नहीं है, हौसला कहाँ से आता है, इस तरह की बात हो। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कहा कि जी लाहौर कोई नो गो एरिया है कि हम यहाँ नहीं आ सकते, हम आएंगे। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, लीडरशिप तो सारी की सारी हमारी गिरफ्तार हुई। अच्छा, ये वो जुमला है जो जिस पर जाले तो एतराज़ करेंगे, ज़ाहिर है, लेकिन ये वो जुमला है जो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उलट है। इमरान खान साहब के दौर में बेशक मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो ज़्यादा कैदीन जेलों में थे, लेकिन आसिफ जरदारी भी जेल में थे, फरियाल तालपुर भी जेल में थी, खुर्शीद शाह भी जेल में थे। और उससे पहले 2017 में शर्जील इनाम मेमन को गिरफ़्तार किया गया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, हाई कोर्ट के ज़मानत होने के बावजूद, और डॉक्टर आसिम को भी गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन बहरहाल और फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तो जाने दी हैं, वो पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो गई, जियालों की भी और क़यादत की भी। लेकिन बहरहाल सियासी है पॉइंट, वो चलता है, लेकिन उस पर जाले बहुत गुस्से में। तो वो वाले हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने आ रहे हैं, जहाँ पर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि जी मोहसिन नकवी मेरा बेटा है,
आमिर मीर के साथ इंटरव्यू में कहा वो तो मेरा बेटा है और उसको कुछ नहीं पता नदीम अफजल चंद को। तो उन मोहसिन नकवी साहब के जो नेटवर्क है, चैनल है, उनका सर्वे उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर है 127 में। हो सकता है ऐसा हो क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर रूट्स हैं, पीटीआई के वहाँ पर रूट्स हैं, पीपल्स पार्टी के उस तरह रूट्स नहीं थे। वहाँ पर फैसल मीर साहब या कहीं असलम गिल साहब, इनका वो ज़रा काम शाम अपना कर रहे थे, लेकिन बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी का वहाँ पर इतने रूट्स नहीं थे। तो इनिशियली सर्वेज में ये चीज़ हो सकती है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर चौथे नंबर पे हो। अब बिलावल भुट्टो आकर वहाँ पर किस तरह अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं, ये तो जब वो आएंगे तो पता चलेगा। एक तो ये है कि बड़ा जिसको कहते हैं ना टास्क है, बहुत चैलेंजिंग है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए ये वाला इलेक्शन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, या इमरान खान की तरह वो भी इलेक्शन से बाहर होंगे, उस पर बाद में। पहले जो चीज़ है ना वो बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है कि एक वीडियो वायरल है उसी तकरीब की, उसी शादी की जिस शादी में आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे अजद महमूद की शादी में, जिसमें आसिफ जरदारी साहब ने साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को कहा था कि फैज़ तो चला गया, अब तू क्या करेगा, वो वाली शादी में। वहीं पर लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के वज़ेदार आदमी हैं, ज़ाती और समाजी ताल्लुकात रखने और निभाने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने, मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे हुए थे, तो आसिफ जरदारी साहब को कहा, ये वीडियो वायरल है, कि सदर साहब, तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि बलोच ज़रा हौली बोल भाई, मौलाना सुन लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। अब ये मौलाना सुन लेंगे नाराज़ हो जाएंगे, क्या मसला है इससे? मतलब आसिफ जरदारी साहब सदर थे, तो उसे इस हिसाब में और कोई उनको सदर कहता है, तो ये वाली बात आसिफ जरदारी ने क्यों की? फिर मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की, फिर मैंने ताशताब करने की कोशिश की, बम्बू मारे, कुछ मौलाना फजल रहमान साहब की साइड पे, कुछ पीपल्स पार्टी की साइड पे, कुछ मुस्लिम लीग नून की साइड पे, कि किस्सा क्या है, कहानी क्या है। हाई लेवल के सोर्सेज से मुझे पहले भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये वाला जुमला आने के बाद कुछ बंदा रिकॉल करता है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में आई। फिर बम्बू भी मारा बड़े बड़े लेवल के सोर्सेज को, तो फिर पता चला कि आसिफ जरदारी साहब ने बेसिकली मौलाना साहब को ज़रा मारा है तंज। तो उनका मारा था ना कि मौलाना साहब सदारत के आसरे में नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, मुझे सदर बनाएंगे। तो इसलिए फिर नवाज शरीफ साहब मेल मुलाकात करने भी नहीं आते तो भी मौलाना साहब राज़ी, सीट एडजस्टमेंट के मामले, इनके मामला ठीक भी नहीं होते तब भी मौलाना साहब फ़िलहाल उधर ही देख रहे हैं। तो क्योंकि एक चीज़ थी, जब पीडीएम बना था तो एक चीज़ बाहर आई थी जिसकी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, यानी उन्होंने, उनकी ज़ात ने नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कई बार मेरे सामने तस्दीक आई थी कि जी मौलाना फजल रहमान साहब को कहा गया है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो आप हमारे सदारत के उम्मीदवार होंगे। और मौलाना ने भी यही डिमांड किया था कि जी ठीक है जी, हर बार हम तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन हम सदर तो बन सकते हैं ना, तो आप हमें सदर बनाएं। तो मियाँ साहब ने कहा मौलाना साहब ऐसे रख, बनना है सदर। अब वो आसिफ जरदारी साहब जो है ना, वो ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब को वो इशारे कर रहे थे कि भाई आप ये सदर बनना चाह रहे हैं, आप मुझे सदर कह रहे हो बलोच साहब, तो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि ये सदर बनना चाह रहे हैं। तो ये आस, ये उम्मीद लेकर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं ये साथ आगे जाता है। सियासी इत्तेहाद होते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, सियासी यारियाँ होती हैं, टूटती हैं, समाजी ताल्लुकात ख़त्म नहीं होने चाहिए। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे की शादी में जाकर साबित किया कि अगर हम सियासी तौर पर सिंध में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मौलाना साहब नवाज शरीफ को ज़्यादा सियासी तौर पर अहमियत दे रहे हैं तो क्या बात, कोई बात नहीं है, मैं ज़ाती यारी तो है, तो यारी निभाने वो पहुँच गए। अच्छा, अब जो मामला है ना वो है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक ताहयात नाअहल है। पार्लियामेंट की कानून साजी की तशरीह के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून उस तशरीह के बाद कह रही है, या जो कुछ वकला कह रहे हैं कि वो तशरीह जो हुई है कि 62(1)F के तहत नाअहली जो है वो ताहयात नहीं होगी, वो 5 साल के लिए होगी। तो वो नाअहली जो अपना पार्लियामेंट की इस तशरीह के बाद
जो ताहयात नाअहली थी नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, वो ख़त्म हो गई। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हुए थे, 17 में नाअहल किए गए थे और 22 में उनकी नाअहली ख़त्म हो गई, तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए अहल हैं। लेकिन अब ये मामला बादशाह कैसरानी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में आज इस मामले की करेगा समाअत। अब इसमें कभी इम्कान ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन में जाने की इजाज़त मिल जाएगी कि ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और उनके जो ब्रदर जज साहबान हैं उनकी जो अप्रोच रही है पार्लियामेंट की तरफ वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को बड़ा इदारा नहीं समझते। वो समझते हैं कि जी पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उन कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करना और उनकी तशरीह करना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं जी आपको तो हक नहीं है। उसको उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में और दीगर अपने फैसलों के ज़रिए ये क्लियर कर दिया होगा कि नहीं ये पार्लियामेंट का काम है, हम जजों का काम नहीं है। तो अगर उसको देखा जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब अहल होते नज़र आ रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की उस कानून साजी को तस्लीम कर लेगी, वैलिड करार दे देगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे अहल, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर सवाल उठता है कि जी पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है क्या उसका इतलाक़ माजी पर होता है, तो ये अगर इस नुक्ते पर आकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो अब आगे से होगा, तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फंस सकते हैं। या फिर ये कि नहीं एक फ़ैसला पार्लियामेंट की कानून साजी तो हो गई, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो रहेगा बरकरार, तो भी नवाज शरीफ साहब, जिसका इम्कान कम है, तो भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीन से हो जाएंगे आउट। जिस तरह इमरान खान साहब नाअहल हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब भी नाअहल होंगे, फिर -2 हो जाएगा। वैसे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब अब तक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। मैं ख़बर तो आप तक पहुँचाता रहता हूँ कि जी अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन मेरी राय ये नहीं है। मेरी राय ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल हुई, सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले गई वाज़ेह अक्सरियत के साथ आ गई, तो फिर नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे वज़ीर आज़म। फिर उनको कोई हिलाव नहीं सकेगा, फिर वो बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे जब तक सेहत इजाज़त देती है वो बैठे रहेंगे। लेकिन अगर गठबंधन सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार, बांध बांध का कुंभा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली सूरत हाल बनेगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब को मिजाज नहीं है कि इसके तरले करें उसके तरले करें। शहबाज शरीफ साहब का है तो मुमकिन है फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो इत्तेहादी हुकूमत बनाए, तो फिर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से तो कोई नहीं होगा। फिर बिलावल भुट्टो ने अपनी सीसी से इजाज़त ले ली हुई है कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो बन सकते हैं। तो बहरहाल तो अब सीसी कल आज है, तो उसमें ये बिलावल भुट्टो की वज़ारत उज़्मा का भी बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। बरसी पे जलसे से इजाज़त ले ली थी। अच्छा, अब जो चीज़ है इलेक्शन वाली, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़ जहांगीर बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्टिविस्ट हैं, इंसानी हुकूक कमीशन की वो कोच पर्सन है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अफराज साहब खट्टक साहब बैठे हुए थे, नसीरुल्लाह बाबर साहब बैठे हुए थे, दूसरे लोग, नसीरुल्लाह बाबर कह रहा हूँ, फ़रतुल्लाह बाबर साहब और दूसरे हमारे जो सीनियर कायदीन हैं और ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं वो बैठे हुए थे। उन्होंने जो पाकिस्तान में इंतखाबात का जो माहौल बना हुआ है तीसरे मरहले तक, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब HRCP आइसोलेशन में नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जितनी भी ह्यूमन राइट्स की या जितनी भी वो तंजीमें जो ममालिक के अंदर इंसानी हुकूक, शहरी हुकूक, शहरी आज़ादियाँ, जमहूरी आज़ादियाँ, पार्लियामानी निज़ाम में हुकूमतें और फिर जो आमरीतें होती हैं उन पर नज़र रखी होती हैं, तो उनके साथ प्रॉपर उनका लाइजोन है, प्रॉपर उनके साथ जुड़ी हुई है ये। तो अब अगर HRCP ये कहना शुरू हो गई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सबके लिए होनी चाहिए, तो फिर ये मामला पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना इंतखाबात का। फिर HRCP की आवाज़ जो है वो बाहर जाएगी और फिर ये बाहर से भी
डिमांड आनी शुरू होगी पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान की इंतज़ामिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इंतखाबात ठीक करवाएं, जो पार्टियां हैं उनको बराबरी के मौके दें। तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तय है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनके लिए मामलात और हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो 9 मई कर चुके हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।